नमस्कार। अनादि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गुप्ता। सत्ता और सियासत के आज के एपिसोड में हम समझेंगे राज्यसभा चुनाव की सियासत को। राज्यसभा चुनाव की इस सियासत में कांग्रेस की क्या है मुश्किल और भारतीय जनता पार्टी कैसे जातीय समीकरणों में उलझी हुई है। सत्ता में हम बताएंगे उस कलेक्टर के बारे में जिसकी लोकप्रियता एक प्रेम कहानी का अहम हिस्सा बन गई। आप जानते हैं कि सत्ता में जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा है, मुख्य सचिव खुद पूछ रहे हैं कि जन सुनवाई में लोग जहर क्यों खा रहे हैं। सत्ता का जो रंग है वो एक अलग तरीके से चलता है और सियासत का रंग अलग तरीके से चलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सियासत की। राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना सोमवार यानी 1 जून को जारी हो जाएगी। 8 जून को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। कुल 3 सीटों के लिए निर्वाचन होना है। इनमें 2 सीटें भाजपा के खाते वाली हैं। यह सीट सुमेर सिंह सोलंकी और जॉर्ज कुरियन का कार्यकाल पूरा होने के कारण खाली हो रही हैं। इन दोनों नेताओं को पार्टी फिर से राज्यसभा में भेजेगी या नहीं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। सुमेर सिंह सोलंकी पार्टी का आदिवासी चेहरा है। जॉर्ज कुरियन के जरिए पार्टी ने केरल राज्य को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने का काम किया था। कुरियन का राज्यसभा में पूरे 6 साल का कार्यकाल नहीं हुआ है। उन्हें पूरे 6 साल नहीं हुए हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें 2024 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा के लिए चुन लिए गए थे और उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी थी, तो उस जो बचे हुए पीरियड के लिए सिंधिया की सीट पर कुरियन को लाया गया था। कुरियन को लगभग 2 साल ही अभी इस सीट पर हुए हैं। वो अगस्त 2024 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। जून में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, यानी 2 साल से भी उनका जो समय है वो कम है। राज्यसभा में जो सामान्यतः होता है, एक 6 साल का कार्यकाल सभी का होता है। आप देखिए ना कि जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब 24 की हम बात कर रहे हैं, अपने मंत्रिमंडल में कुरियन को शामिल किया था। जब लोकसभा चुनाव के बाद जो मंत्रिमंडल बना था, कुरियन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री, उनके पास पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी मंत्रालय भी आदि हैं। कुरियन को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की जो बड़ी वजह थी, वो जो है अप्रैल 2026 में जो लोकसभा का चुनाव था केरल का, उसके कारण उनको जो है राज्यसभा में भेजा गया था। इससे वो अपने राज्य में कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, अपना काम कुछ राजनीतिक बढ़ा सकते हैं। जब केंद्र में आप मंत्री होते हैं तो बहुत सारे स्कोप आपको पास होते हैं। पार्टी ने कुरियन को विधानसभा के चुनाव में भी उतारा था, उन्हें मौका दिया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। अब पार्टी को आगे उनका भविष्य तय करना है, क्योंकि उनका जो राज्यसभा का कार्यकाल है समाप्त हो रहा है। पार्टी के लिए कुरियन अभी भी केरल में उपयोगी हैं, तो संभव है कि उन्हें राज्यसभा में एक और मौका दे दिया जाए। अन्यथा केरल के किसी नए चेहरे को मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजा जा सकता है। संभावना इस बात की अधिक है कि राज्यसभा में भाजपा का जिस राज्य से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, वहां के किसी नेता को मध्य प्रदेश से मौका दिया जा सकता है। तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व डॉक्टर एल मुरुगन कर रहे हैं। वे सूचना प्रसारण राज्य मंत्री हैं। जाहिर है कि तमिलनाडु के किसी नेता को मौका नहीं मिलेगा। कुरियन कैथोलिक ईसाई है, इस कारण वे मोदी मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मंत्री बनने से पहले वे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। सुमीर सिंह सोलंकी के स्थान पर कोई नया आदिवासी चेहरा राज्यसभा में भेजा जाएगा या सोलंकी को ही दूसरा मौका दिया जाएगा? मुरुगन को पार्टी ने दूसरा मौका दिया। मुरुगन 2021 में थावरचंद गहलोत के इस्तीफे से जो सीट खाली हुई थी, उस पर राज्यसभा भेजे गए थे। गहलोत ने कर्नाटक का राज्यपाल बनने के बाद राज्यसभा और केंद्रीय मंत्री पद का, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो सदस्य थे, उससे इस्तीफा दे दिया था। तब मुरुगन आए थे। गहलोत मध्य प्रदेश के हैं, शाजापुर जिले के हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। यही कारण है कि उनकी खाली सीट पर अनुसूचित जाति वर्ग के ही डॉक्टर मुरुगन को राज्यसभा भेजा गया था। मुरुगन अरुणा थिथियार समुदाय जो है तमिलनाडु का, उससे आते हैं। यह समुदाय तमिलनाडु में प्रमुख दलित समुदायों में से एक है। देश की आजादी के बाद इस जाति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहली बार जो प्रतिनिधित्व मिला वो डॉक्टर मुरुगन के जरिए मिला। राज्यसभा में अनुसूचित जाति वर्ग के कुल 3 चेहरे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है।
इसमें सुमित्रा वाल्मीकि हैं, बाल योगी उमेश नाथ हैं और डॉक्टर के.एल. मुरुगन, ये तीनों अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग से कविता पाटीदार, माया नारोलिया और बंसीलाल गुर्जर हैं। आदिवासियों का प्रतिनिधित्व सुमेर सिंह सोलंकी अकेले कर रहे हैं, एकमात्र आदिवासी हैं वो। भाजपा जिस तरह आदिवासी वोटों को अपने पक्ष में करने में लगी हुई है, उससे लगता नहीं कि वह किसी गैर आदिवासी को इस सीट पर भेजेगी। राज्यसभा में इस वक्त 4 चेहरे निमाड़ मालवा के हैं। सुमेर सिंह सोलंकी इनमें एक हैं, कविता पाटीदार हैं, बाल योगी हैं और बंसीलाल गुर्जर हैं। जबकि सुमित्रा वाल्मीकि महाकौशल क्षेत्र जबलपुर से हैं और माया नारोलिया होशंगाबाद से हैं। बिंद और ग्वालियर चंबल संभाग का कोई प्रतिनिधि भाजपा से राज्यसभा में नहीं है। 3 महिलाएं पहले से हैं, इसलिए राज्यसभा में कोई महिला को भेजा जाएगा, उसे मौका मिलेगा, लगता नहीं है। मौका आदिवासी को दिया तो सोलंकी को दूसरा मौका मिलेगा, ये कहा जा रहा है, और उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये भी बात है। यदि बात सामान्य पर आ गई तो 100 बीमार हैं, बहुत सारे नाम चल रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम है, नरोत्तम मिश्रा का भी नाम है, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो राज्यसभा की उम्मीद पाले हुए बैठे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो हमने बताया कि कुरियन की यदि सीट खाली होती तो क्या होगा, तो फिर एक जो नाम जिसकी चर्चा अचानक चालू हुई है वो है अरविंद मेनन का। जॉर्ज कुरियन का टिकट काटा जाता है तो उनके विकल्प के तौर पर अरविंद मेनन का नाम विचार में है। अरविंद मेनन पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। वे तमिलनाडु और लक्षद्वीप के प्रभारी हैं। केरल में पैदा हुए, वाराणसी में पढ़ाई की और मध्य प्रदेश में लंबे समय तक पार्टी का संगठनात्मक दायित्व उन्होंने संभाला। साल 2003 में वह इंदौर आए थे। 2002-3 में इंदौर में बतौर संगठन में पदाधिकारी बने। इंदौर के संभागीय संगठन मंत्री भी बने। इसके बाद 2006 में उन्हें महाकौशल जो प्रांत है उसका भी सह संगठन मंत्री बनाया गया। मेनन लगभग 15 साल तक मध्य प्रदेश में संगठन के लिए काम करते रहे हैं। साल 2016 में अरविंद मेनन का बतौर संगठन महामंत्री के रूप में कार्यकाल पूरा हुआ। अरविंद मेनन को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का करीबी माना जाता था। कतिपय जो विवाद हैं वो भी उनके साथ जुड़े रहे। मध्य प्रदेश में जो है कुछ बहुत सारी जो राजनीतिक विवाद होते हैं वो उसमें उनका नाम भी आया। मेनन इन दिनों, आप देखिए जो राज्यसभा चुनाव करीब है तो मेनन की गतिविधि भी मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ अधिक दिखाई दे रही है। वो दिल्ली में कभी नरेंद्र सिंह तोमर से मिलते नजर आते हैं, कभी शिवराज सिंह चौहान के साथ दिखाई देते हैं। बहुत सारी जगह वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। राज्यसभा जो चुनाव है उसमें एक सीट को लेकर कांग्रेस फंसी हुई है कि वहां क्या होगा, कांग्रेस में क्या होगा। और लोगों की भी जो दिलचस्पी है ना, सामान्य जो आदमी की भी जो दिलचस्पी है वो कांग्रेस की सीट पर ज्यादा है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी क्या कोई खेल करने वाली है। इसलिए लोगों की जो दिलचस्पी है इस सीट पर ज्यादा है। और ये देखना भी बहुत दिलचस्प है कि कांग्रेस अपने हिस्से की यह सीट बचा पाती है या नहीं। यह सीट दिग्विजय सिंह का कार्यकाल पूरा होने के कारण खाली हो रही है। इस सीट से ही मार्च 2020 में कमलनाथ की सरकार जाने का घटनाक्रम जुड़ा हुआ है। वो घटनाक्रम सभी को याद है। उस वक्त के वोटों के गणित का जो हिसाब था, 2 सीट कांग्रेस को और 1 सीट भाजपा को मिलना थी, लेकिन हुआ उल्टा। कांग्रेस को 1 सीट से संतुष्ट होना पड़ा और भाजपा को 2 राज्यसभा की सीटों का जो है एक उनको लाभ हुआ। 1 सीट का लाभ हुआ, 1 उनको मिलने वाली थी। और इसके साथ जो दिलचस्प है ना कि राज्यसभा की 1 सीट तो मिली भी और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी भी हो गई। कांग्रेस 15 साल बाद मिली सरकार 15 माह भी नहीं चला पाई थी। दिग्विजय सिंह खुश थे कि उन्हें एक बार फिर राज्यसभा जाने का मौका मिल गया। कमलनाथ भी खुश थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से हमेशा के लिए पीछा छूट गया। सत्ता जाने का गम न दिग्विजय सिंह को था और न कमलनाथ को रहा। अब इन दोनों ही नेताओं को राज्यसभा का दावेदार माना जा रहा है। कांग्रेस में एक बार फिर डर है कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी यदि गलत उम्मीदवार हुआ या गलत कुछ निर्णय हुआ। और माहौल भी ऐसा बन गया है कि कांग्रेसियों को ही लगने लगा है कि कुछ विधायक भाजपा में जा सकते हैं। यह संख्या कितनी होगी, 5, 10 या इसके भी ऊपर नीचे हो सकती है। इन अफवाहों के बीच जो है पार्टी विधायकों को साधने और संतुलन बनाने की कवायद में
लगी हुई है, लेकिन ये बेहद चुनौतीपूर्ण है। वर्तमान में कांग्रेस के कुल विधायकों की संख्या 64 है। एक दतिया सीट रिक्त है। बीजापुर के विधायक मुकेश मल्होत्रा के मताधिकार उपयोग करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। एक सीट जीतने के लिए कुल 58 वोटों की आवश्यकता है। मल्होत्रा और निर्मला सप्रे को अलग भी कर दिया जाए तो 62 की संख्या कांग्रेस के पास है। यानी एक सीट जीतने के लिए आवश्यक 58 की संख्या से मात्र 4 विधायक ज्यादा। जबकि भाजपा को कांग्रेस के हिस्से की खाली हुई सीट को जीतने के लिए 10 विधायकों की जरूरत होगी। मामला उतना आसान है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 10 विधायक चाहिए। जितना हम चर्चा में कहते हैं ना कि हाँ भाजपा कर सकती है, लेकिन 10 विधायक हैं। इनको जो है इस सीट को जीतने के लिए चाहिए। जो 2020 के घटनाक्रम के आधार पर यदि हम इसको देखें, तो जो है इसके लिए आपको एक चेहरा भी चाहिए जो इतने वोट साथ में ला सके। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा था। इस कारण 22 विधायकों ने एक साथ पार्टी छोड़ दी थी। अब ऐसा कोई चेहरा इसमें दिखाई नहीं दे रहा। इस कारण एक साथ कई संभावनाएं जो है वो भाजपा उन पर काम कर रही कि क्या क्या हो सकता है जिससे उनको सीट मिल जाए, 10 वोट मिल जाए। कांग्रेस विधायकों के वोटिंग से अनुपस्थित रहने की बात भी हो रही है कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक हो सकता है कि वोट डालने ही ना जाए। एक संभावना है। भारतीय जनता पार्टी इस पर भी विचार कर रही है। यदि कांग्रेस के कुछ विधायक वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते तो वरीयता क्रम के अनुसार भाजपा तीसरी सीट जीतने की कोशिश कर सकती है। राजनीति में जो है हर संभावना और उसके दरवाजे हमेशा खुले हुए रहते हैं, और किसी भी संभावना को हम एकदम खारिज नहीं कर सकते। कोई सोच सकता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले जाएंगे? इसकी तो लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन राजनीति में हुआ। लेकिन वो चले गए। कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले कमलनाथ संकट में फंस गए। राजनीति है। दिग्विजय सिंह का सूचना जो तंत्र है वो भी काम नहीं आया। वो तो बड़े अच्छे जो है मैनेजमेंट गुरु माने जाते थे ना, कहते थे कि मैनेजमेंट से चुनाव जीते जाते हैं, लेकिन अपनी सरकार नहीं बचा पाए। उनके पास सूचना ही नहीं थी। पिछले जो कुछ सालों से राजनीति में वही हो रहा है जो भाजपा के रणनीतिकार तय करते हैं। इस कारण ही मध्य प्रदेश में तीसरी सीट भी भाजपा को मिलने के दावे लगातार सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर जो है कांग्रेस में ऐसा दावा मानने वाले लोग भी हैं कि विधायक भाजपा के पक्ष में जाकर अपना भविष्य दांव पर नहीं लगाएंगे। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये मान रहे हैं कि भाई आज इस स्टेज पर कौन पार्टी छोड़ेगा। जो पुराने लोग छोड़ के गए उनकी स्थिति देखिए, कईयों को तो टिकट भी नहीं मिला। तो इसलिए एक ये भी बात हो रही है कि लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भविष्य नहीं है। जो विधायक किसी बहाने से अनुपस्थित रहेंगे उनका टिकट भी अगले विधानसभा चुनाव में कटना तय है। जब वो इस तरह की राजनीतिक कोई नुकसान पहुंचाएंगे पार्टी को, तो पार्टी क्यों टिकट देगी। फिलहाल 3 विधायकों को लेकर ही अटकलबाजी चल रही है। ये जो विधायक हैं जिनको लेकर संभावनाएं में चल रही हैं, अभिजीत शाह हैं, टिमरनी के विधायक हैं। हेमंत कटारे जो हैं वो अटेर के विधायक हैं, और भैरव सिंह सुसनेर के विधायक हैं। अटेर में जो हेमंत कटारे हैं उनका मुकाबला अरविंद भदौरिया से होता है, और अरविंद भदौरिया उनके कॉम्पिटिटर भी हैं। भदौरिया और कटारे एक दल में रहकर राजनीति कर पाएंगे यह लगता नहीं है। राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रही जो चर्चाएं हैं उससे कांग्रेस को नहीं पता हो, वो अनजान है, ऐसा तो नहीं है। कांग्रेस के सब नेताओं को पता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है। दूध की जली हुई है, छाछ फूंक कर पी रही है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक डैमेज रोकने की संभावनाओं पर काम हो रहा है, विमर्श चल रहा है। विमर्श का एक सिरा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से जाकर जुड़ जाता है। इन दोनों नेताओं के समर्थक यह दावा करते घूम रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग रोकना इनके अलावा किसी और नेता के बस की बात नहीं है। पिछले अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यदि ये दोनों नेता विधायकों को साथ रख पाते, साध पाते, तो फिर सरकार गिरती ही क्यों। 2023 के विधानसभा चुनाव के बीच में इन दोनों नेताओं की जो कुर्ता फाड़ राजनीति थी वो पूरे देश ने देखी, और कांग्रेस के लोग इस बात को भूले थोड़ी हैं।
इस राजनीति के कारण ही चुनाव में पार्टी को मात्र 66 सीटों से संतोष करना पड़ा था। चुनाव के बाद रामनिवास रावत और कमलेश प्रताप शाह ने इस्तीफा दे दिया था। इससे सीटों की संख्या घट गई। कमलनाथ को यदि राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाता है तो जीत के बाद उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना होगा। जाहिर है कि फिर विधानसभा चुनाव में नकुल नाथ की दावेदारी की जाएगी और फिर वही परिवारवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाएगी। खैर, कमलनाथ का नाम इतना बड़ा है कि कांग्रेस के हर बड़े पद के लिए उनका नाम चर्चा में रहता है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और फिर पार्टी के कोषाध्यक्ष के तौर पर भी उनके नाम की चर्चा चली। हाँ, उनकी चर्चा तो भाजपा में भी शामिल होने की थी। बहुत सारी लोकसभा चुनाव के पहले हमने देखा कि 3 दिन तक चला, उन पर भी खूब चर्चा हुई। जहाँ तक सवाल दिग्विजय सिंह का है, तो वह पार्टी उन्हें 2 बार यानी कुल 12 साल राज्यसभा में रख चुकी है। दिग्विजय सिंह पहली बार 2014 में राज्यसभा भेजे गए थे, इसके बाद 2020 में मौका दिया गया। 2016 से 2026 के बीच दिग्विजय सिंह लोकसभा के 2 चुनाव हार चुके हैं। ये दिलचस्प है। पहला चुनाव जब उन्होंने हारा वो 2019 का था, भोपाल से लोकसभा का चुनाव वो लड़े थे। और जो दूसरा चुनाव 2024 में जब उन्हें राजगढ़ भेजा गया, जो कहा जाता है कि उनका प्रभाव क्षेत्र है, वहां से भी चुनाव हार गए। पार्टी को निराशा ही हाथ लगी। अब पार्टी जब नए नेतृत्व को विकसित करने पर काम कर रही है, तब मठाधीशों को पुनः मौका देना नई चुनौतियों को बढ़ा सकता है। ये भी पार्टी के भीतर चल रहा है। मौजूदा जो वक्त है, इसमें कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती अपने दलित, आदिवासी और मुस्लिम वोटर को साधने की है। कांग्रेस इसी के सहारे राजनीति करती रही है। पिछले चुनाव में लोकसभा की एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। दिग्विजय सिंह भी हार गए थे, नकुलनाथ भी हार गए और कांतिलाल भूरिया भी हार गए थे। गुना की सीट तो सभी जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या सिंधिया परिवार के कारण कांग्रेस को मिलती रही। सिंधिया भाजपा में चले गए तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। राज्यसभा की कुल 3 सीटें अभी कांग्रेस के पास हैं। एक सीट जिस पर चुनाव हो रहा है वह दिग्विजय सिंह के पास है। दूसरी सीट पर विवेक तनखा हैं। इनका कार्यकाल जून 28 तक है, यानी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले। यह सीट कांग्रेस को दोबारा मिलेगी या नहीं, यह भी इसी चुनाव में तय हो जाएगा। यदि विधायक छोड़कर जानते हैं तो फिर संख्या बल आपका घट जाएगा। जबकि जो तीसरी सीट पर अशोक सिंह अभी हैं, इनका जो कार्यकाल है अप्रैल 2030 तक है। अशोक सिंह कमरिया यादव हैं, ग्वालियर से हैं, पिछड़े वर्ग सिख का प्रतिनिधित्व करते हैं। विवेक तनखा कश्मीरी ब्राह्मण हो, जबकि दिग्विजय सिंह क्षत्रिय हैं। कांग्रेस ने लंबे समय से अपने किसी आदिवासी या अनुसूचित जाति के चेहरे को मध्य प्रदेश से राज्यसभा में नहीं भेजा। आप देखिए कि आप राजनीति तो आप करते हैं SC ST वोटों की, लेकिन आपने राज्यसभा में नहीं भेजा। अनुसूचित जाति वर्ग की जो विजय लक्ष्मी साधो थी, वो जून 2010 में उनको राज्यसभा भेजा गया था। उनका कार्यकाल 2016 में समाप्त हो गया। आप 2010 से 26 तक देखेंगे, 16 साल हो गए, किसी को आपने राज्यसभा में मौका ही नहीं दिया। 4 5 6 चुनाव हो चुके हैं बीच में, लेकिन तब भी आपने नहीं भेजा। 2020 के जिस राज्यसभा चुनाव में सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने दूसरे उम्मीदवार के तौर पर अनुसूचित जाति वर्ग के चेहरे फूल सिंह बरैया को मैदान में उतारा था। उनका मुकाबला भाजपा के सुमेर सिंह सोलंकी से हुआ था। बरैया को 38 वोट मिले थे। दिग्विजय सिंह को वरीयता क्रम में नंबर 1 पर रखने के बाद कांग्रेस के पास केवल इतने ही वोट अतिरिक्त थे, जो उन्होंने फूल सिंह बरैया को दे दिया। बरैया को चुनाव जीतने के लिए कुल 52 वोटों की आवश्यकता थी। सुमेर सिंह सोलंकी को 55 वोट मिले थे। कांग्रेस के पास 2020 के चुनाव में अनुसूचित जाति वर्ग को अपने साथ लाने का एक मौका था, लेकिन उसने यह गंवा दिया। वरीयता क्रम में बरैया को पहले नंबर पर रखा जाता तो ही यह संभव था कि वह अनुसूचित जाति वर्ग को अपने पक्ष में कर सकती थी। दिग्विजय सिंह ने प्राथमिकता अपनी राजनीति को दी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद यानी नवंबर 2000 के बाद से अब तक राज्यसभा में आदिवासी वर्ग को एक भी मौका नहीं दिया। वर्तमान में कांग्रेस के दलित और आदिवासी विधायकों की संख्या 30 है। कुल 30 विधायक हैं ये SC और ST के मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस के कुल 64 विधायक हैं, इसमें 30 SC ST के हैं।
संख्या बल के लिहाज से देखा जाए तो राज्यसभा सीट के लिए इस वर्ग का दावा सबसे ज्यादा मजबूत है, खास तौर पर आदिवासी वर्ग का, जिसके कुल 21 विधायक हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के 9 विधायक अभी कांग्रेस से विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव की राजनीति अलग चल रही है और दिग्विजय सिंह की जो सियासत है वो हमेशा से अलग चलती है। 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिस ऐतिहासिक पराजय का सामना करना पड़ा, वह दिग्विजय सिंह के दलित एजेंडा का परिणाम थी। कांग्रेस सिर्फ 38 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई थी। पिछड़ा वर्ग की कांग्रेस से दूरी भी इसी चुनाव के बाद देखने को मिली। जबकि आप देखिए ना कि दिग्विजय सिंह ने ही जो 1994 में 14% आरक्षण ओबीसी को दिया था, जिसका लाभ उनको 1998 के विधानसभा चुनाव में मिला था, लेकिन इसके बाद आप देखिए 2003 में चुनाव हार गए। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग ने भी कांग्रेस से मुंह फेरना इसी चुनाव से शुरू किया था। मुस्लिम वोटों का बंटवारा भी देखने को मिल रहा है। दिग्विजय सिंह का नया मिशन अनुसूचित जाति और मुस्लिम वोटर को वापस कांग्रेस की ओर लाने का है। बहुत अच्छा कोशिश लग रही है, लोग उसकी सराहना भी कर रहे होंगे। पिछले दिनों कई घटनाक्रम में ग्वालियर से दिग्विजय सिंह ने इस मिशन की शुरुआत की है। और यहाँ दिग्विजय सिंह के जो साथ जो हैं वो हैं पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला। बालेंदु शुक्ला की जो पहचान है स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के बाल सखा के तौर पर है। माधवराव सिंधिया के निधन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनके रिश्ते लंबे नहीं चल पाए। वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे। सिंधिया भाजपा में गए तो बालेंदु शुक्ला कांग्रेस में वापस लौट गए। यही राजनीति है, इसी तरह से चलती है। शुक्ला और दिग्विजय सिंह साथ साथ दिख रहे हैं। दोनों मुस्लिम अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति वर्ग को एक मंच पर लाकर कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक को फिर से संगठित करने का तर्क दे रहे हैं। बालेंदु शुक्ला के सामाजिक संगठन मोहब्बत की दुकान, देखिए बड़ा अच्छा नाम है। राहुल गांधी अक्सर इसकी बात करते हैं कि बैनर के तले जो है ये ग्वालियर में रामाजी का पुरा है, वहां हस्सू हद्दू खां सभागार है, उसमें मुस्लिम और अनुसूचित जाति वर्ग का संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया। वैसे जो मैंने बताया ना कि आपको जो मोहब्बत की दुकान है वो राहुल गांधी की है और यहाँ दिग्विजय सिंह चला रहे हैं एससी और मुस्लिम को साथ लाने की, एक अलग तरह का सियासी समीकरण बिठाने की। अब इस संगठन का ये सम्मेलन है, आयोजन ऐसे क्षेत्र में किया गया जहां दोनों वर्गों के उल्लेखनीय आबादी यानी अच्छे खासे संख्या में लोग थे रहते हैं उस पूरे इलाके में। इस सम्मेलन में दिग्विजय सिंह ने मुस्लिम व अनुसूचित जाति वर्ग के गठजोड़ को वर्तमान राजनीति के लिए आवश्यक बताया और प्रभावी बताया। सम्मेलन में दोनों वर्ग के जो प्रबुद्ध जन और सम्मानित लोग थे उनको वहां सम्मान दिया गया, उनका सम्मान किया गया। लेकिन क्या है, मंच पर जो मौजूद ग्रेटर ग्वालियर के जो मुहर्रम एवं करबला इंतजामिया कमेटी है, उसके जो अध्यक्ष थे, वो उन्होंने मंच पर जो है अपनी पीड़ा भी जाहिर की। अख्तर अख्तर हुसैन कुरैशी साहब हैं, इन्होंने बहुत ही नाराजगी भरे लहजे में उस मंच पर कहा कि ऐसे सम्मेलन जमीनी वास्तविकता से कोसों दूर है। उनकी पीड़ा यह थी हुसैनी साहब की कि मुस्लिम समाज हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ा रहा, इसके बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। आजादी के बाद से जो मुस्लिम समाज का, आप देखिए ग्वालियर में जहां ये सम्मेलन कर रहे हैं, कभी कोई जिला अध्यक्ष ही नहीं बना, ना पार्टी ने बनाया, तो फिर अल्पसंख्यक कैसे भरोसा करेगा। सम्मेलन में मुस्लिम वर्ग के एक प्रतिनिधि को ही मंच पर जगह मिली। दलित वर्ग से भी कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व जो उस ग्वालियर चंबल के इलाके में अपनी पकड़ रखता हो, पैठ रखता हो, वो वहां उस मंच पर मौजूद नहीं था। जाहिर है कि सम्मेलन का जो मकसद है कुछ और रहा होगा, जो आने वाले दिनों में सामने आएगा। वैसे हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने वर्ष 2018 में 15 साल बाद सत्ता में जब वापसी की थी, उसकी वजह ग्वालियर चंबल संभाग का दलित वर्ग था। चुनाव से पहले दलित सवर्ण संघर्ष से भाजपा को काफी नुकसान हुआ। ग्वालियर चंबल में बढ़त के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। स्वप्निल वानखेड़े 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और मूलतः महाराष्ट्र के हैं। इन वो दतिया में कलेक्टर हैं। सोशल मीडिया पर देश के जो है सबसे लोकप्रिय अधिकारी हैं। उनकी चर्चा बिहार के दूर दराज के गांव में भी सुनी जा सकती है। सोशल मीडिया पर उनकी रील भी खूब देखी जाती है।
कोई उन्हें सिंघम तो कोई दबंग अफसर मानता है। आम गरीब आदमी की सुनवाई के उनके कई किस्से चर्चित हैं। कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे स्वप्निल वानखेड़े ने नौकरी छोड़कर यूपीएससी की कठिन राह चुनी। कई असफलताओं के बाद 2015 में 132वीं रैंक हासिल कर आईएएस बने। जबलपुर में पोस्टिंग के दौरान कबाड़ा जो बसें होती हैं, जो यात्री बसें होती हैं, उनको महिलाओं के चेंजिंग रूम में बदलने से लेकर अनाथ बच्चियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने तक उनकी कहानी कई जगह सुनाई देती है। उन्होंने ये वहाँ जो है ये एक एक तरह से पायनियर, एक तरह से एक यूनिक एक पहल की थी कि चेंजिंग रूम बनाया है बसों को और बच्चियों को, अनाथ बच्चियों की पढ़ाई पर फोकस किया। स्वप्निल वानखेड़े के जीवन का मूल मंत्र है कि हार तब तक नहीं होती जब तक आप हार नहीं जाते। आपने हार स्वीकार कर ली तो आप हार गए। स्वप्निल वानखेड़े की लोकप्रियता का ताजा मामला एक टैक्सी ड्राइवर की प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। अपने प्रेम की परीक्षा देने एक युवक उत्तर प्रदेश से 600 किलोमीटर दूर दतिया आया, जहां गर्लफ्रेंड की शर्त के मुताबिक उसे कलेक्टर के साथ सेल्फी लेनी थी, लेकिन कलेक्टर से मुलाकात के पहले ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में उसे भर्ती होना पड़ा। वानखेड़े को जब यह कहानी पता लगी कि वो सेल्फी के लिए आया है और जो है एक रिलेशनशिप में है, तो वो खुद उसे मिलने, उसे देखने अस्पताल चले गए। टैक्सी ड्राइवर राजकुमार गुप्ता चंदौली जिले का रहने वाला है। अपने प्रेम को साबित करने के लिए उसकी प्रेमिका ने अजीब शर्त रखी थी, जो सामने हमने बताया किस तरह की शर्त थी। अगर वह उसे सच्चा प्रेम करता है तो दतिया के कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के साथ एक सेल्फी लेकर आए। ये उसकी शर्त थी। प्रेम है, प्रेम में कई तरह की शर्तें होती हैं। और उसने ये भी कहा अगर ये ऐसा नहीं कर पाया तो रिश्ता खत्म समझा जाना चाहिए। प्रेमिका की जिद को पूरा करने के लिए राजकुमार चंदौली से पहले झांसी और फिर झांसी से दतिया पहुंचा। जब वो पहुंचा शुक्रवार का की शाम हो चुकी थी, वो शनिवार इतवार छुट्टी थी, तो उसे सोमवार तक का मुलाकात का इंतजार करना पड़ा और सुबह से ही वो कलेक्ट्रेट पहुंच गया। लेकिन इतनी तेज गर्मी में उसकी तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। तो लोगों ने, वहां कलेक्ट्रेट का स्टाफ है, उसे अस्पताल पहुंचाया और फिर वानखेड़े को इसकी पूरी जानकारी देखने दी। वानखेड़े को पूरी जानकारी दी और फिर वानखेड़े उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। वहीं उसने फोटो खिंचवाया, वीडियो भी बनाया और उसने जो है उस वीडियो और फोटो को ट्वीट भी उन्होंने किया वानखेड़े ने। ये जो है वानखेड़े का अच्छा पहलू है। सत्ता और सियासत में आज इतना ही। देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहें अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।